Hello, good afternoon students. Today we are going to start a new topic in education technology, online learning. Online learning means e-learning. आज से कुछ साल पहले शायद यह अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इतनी क्रांति आ सकती है, लेकिन यह संभव हुआ और आज ई लर्निंग का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य उज्जवल है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थान ई लर्निंग को अपना रहे हैं क्योंकि यह बच्चों को नवीनतम शिक्षा उच्च स्तरीय तकनीकी के साथ प्रदान कर रही हैं और छात्र भी इस नई तकनीकी का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। ई अधिगम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक अधिगम है। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ाना और सिखाना जैसे कि इंटरनेट पर और साथ ही ई लर्निंग प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए व्यक्तियों के आत्म प्रेरणा पर निर्भर करती है। इसे ई लर्निंग कहा जाता है। ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है जो परंपरागत शिक्षा से भिन्न प्रकार का है। यह अधिगम की नवीन व्यवस्था करता है। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग की कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा है ब्रॉन्डोन हॉल के अनुसार, जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप में विद्युत यंत्रों के माध्यम की सहायता से तथा वेबसाइट पर व इंटरनेट अथवा बहुमाध्यमों सीडी रोम डीवीडी से किया जाता है, तब इसे ई अधिगम कहते हैं। नंबर 2, रोमनबर्ग के अनुसार ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीकी से पाठ्यक्रम का संचार किया जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की निष्पत्तियों में वृद्धि होती है। निष्पत्तियाँ मीन्स उपलब्धियों में। According to Rosenberg, e-learning provides the potential to provide the right information to right people at the right time and places using the right medium. Now अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के प्रोसेस के बारे में कि हम कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं लर्निंग के द्वारा तो हम कैसे सीखते हैं। देखो, हम या तो फिर हम क्लासरूम के अंदर सीखते हैं इन द क्लासरूम्स या आउट क्लासरूम, लेकिन किसके माध्यम से सीखा जाता है दोनों जगहों पे? ई लर्निंग के द्वारा, इन क्लासरूम्स और आउट क्लासरूम। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो लर्निंग कर रहे हैं वो हम क्लासरूम के अंदर ही करते हैं, क्लासरूम के बाहर भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब जो हम चीज़ें सीखते हैं, शिक्षण करते हैं, उसको हम 3 तरीक़ों से किया जाता है, यानी कि जो उसकी लर्निंग प्रोसेसिंग है वो 3 तरह से होती है। एक तो होती है लर्निंग CBL और एक होती है IBL और एक होती है WBL। अब बात करते हैं कि CBL क्या है। देखो, हम लर्निंग कर रहे हैं, सीखते हैं, 2 ही चीज़ें होती है। जो हमारा टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें होता है लर्निंग, एक तो जो सिखाने वाला और एक सीखने वाला, टीचिंग एंड लर्निंग। CBL/T कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और टीचर, यानी कि जो भी हमारा कंटेंट है अगर हम वो कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं या सिखाते हैं तो वो हुआ CBL। और उसके बाद आता है TBL या T इंटरनेट बेस्ड लर्निंग या टीचिंग। कोई भी चीज़ अगर आपको अध्यापक या आप स्वयं खुद अपने आप इंटरनेट माध्यम से सीखते हो तो वो कैसी लर्निंग कहलाती है? IBL लर्निंग। नाउ बात करते हैं नंबर 3 WBL वेब बेस्ड लर्निंग। वेब मतलब आप किसी भी साइट में जाते हो, जैसे गूगल में गए, याहू में गए, किसी भी साइट में गए और वहाँ पे आपने अपना कोई भी कंटेंट है वो सर्च किया तो वो क्या कहलाएगी? आपकी VBL लर्निंग। नाउ ई अधिगम एक व्यापक प्रत्यय है। कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा इस प्रकार के अधिगम का संपादन किया जाता है। इसका उपयोग दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा में विश्व के अनेक देशों में किया जाने लगा है। नाउ अब हम बात करते हैं ई अधिगम के उद्देश्यों की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई लर्निंग। फर्स्ट वन इज ई लर्निंग से पाठ्यवस्तु का संचार तथा संप्रेषण करना, यानी कि जो भी हमारा कंटेंट है वो हम एक दूसरे के हम किन माध्यमों से एक दूसरे तक उसे पहुंचाते हैं। नाउ नंबर 2 ई अधिगम से मुक्त रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना, यानी कि ई अधिगम से, यानी इंटरनेट पे या कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उस पर हमारे को पूरी फ्रीडम होती है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, ई अधिगम से शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान करना। ई अधिगम से कंप्यूटर व इंटरनेट कौशलों का विकास
होता है। ई अधिगम छात्र केंद्रित होता है। ये छात्र केंद्रित क्यों होता है? क्योंकि इसमें छात्र के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता है। छात्र कोई भी कंटेंट है अपने इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर डिपेंड होकर के सर्च करता है, अध्ययन करता है स्वयं। नाउ नेक्स्ट इज ई अधिगम से उच्च शिक्षा को मितव्ययी बनाना है। मतलब कि ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा जो भी हमारी हायर एजुकेशंस होती हैं, हायर एजुकेशन है, उन्हें हमें सरल और आसान बनाना है। ई अधिगम से मुक्त रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना है। यानी कि इंटरनेट अधिगम से या ऑनलाइन लर्निंग से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उसमें हमें फ्रीडमली अपने आप स्वयं सीखना चाहिए। किसी का भी हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं ई अधिगम के लाभ की या विशेषताओं की। नंबर 1, एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमता एवं सुविधा। ये मतलब कि ई अधिगम या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से हम किसी भी स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी हम कोई भी कंटेंट है उसको सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, अधिगम स्वगति से होता है। जो भी चीज़ हम लर्निंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो वो हम अपनी गति से सीखते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का समय पाबंदी नहीं होती है कि हमें इतने समय पे ये चीज़ पढ़नी है या ये चीज़ सर्च करनी है। नेक्स्ट, स्थान की सीमा नहीं होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। स्थान कहीं पे भी हम बैठे हो तो हम बैठे हुए अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे या फिर अपने इंटरनेट पर कहीं पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। चयन एवं वय, कोई भी कंटेंट है हम उसको अपनी मर्जी से फ्रीडमली चूज़ कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। लचीलापन, जैसे कि अपने आप से हम एक गूगल में जाकर या किसी भी वेबसाइट में जाकर कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी है तो हम उसमें उसकी एक चीज़ मतलब एक कंटेंट है उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो वो क्या है? एक फ्लेक्सिबल लचीलापन। उच्च धारण। नेक्स्ट है अधिगम में सहयोग। नेक्स्ट है बहुमाध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुमाध्यमों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन से नेट चला सकते हो, कंप्यूटर से, इंटरनेट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज तत्काल परिणाम व प्रतिक्रिया। इसमें विद्यार्थी अगर कोई भी चीज़ सर्च करता है तो उसको तुरंत एकदम से उसका परिणाम मिल जाता है। उसको किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है कि वेट करेंगे रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे। नहीं, आप कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू सर्च करते हो तो आपको तत्काल ही उसका परिणाम मिल जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं ई अधिगम के माध्यम की। मीडिया यूज इन ई लर्निंग। ई लर्निंग के कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा ई लर्निंग को आगे तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 1 इज़ मुद्रित माध्यम, प्रिंटेड मीडिया। प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत आपकी ई पाठ्य पुस्तक, ई पाठ्य वस्तु का उपयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स हो गए, आप कोई भी बुक है वो सर्च करते हो नेट में, ई टेक्स्ट बुक हो गई, आपका कोई भी कंटेंट है उन चीज़ों का। फिर उसके बाद नंबर 2 दृश्य माध्यम, वीडियो मीडिया। जैसे इसमें दृश्य टेप, ऑडियो टेप, केबल, दृश्य प्रवाह, सैटेलाइट प्रसारण, दूरदर्शन आदि माध्यमों का उपयोग किया जाता है। नाउ बात आती है नंबर 3 संप्रेषण माध्यम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण माध्यम, कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया टू प्रतिक्रियाएं होती है। इसमें एक होती है असिंक्रोनस और एक होती है सिंक्रोनस। जो असिंक्रोनस होती है उसमें आपकी जितनी इसके अंतर्गत जितनी भी ईमेल्स होती हैं उनको सुनना, वाद विवाद करना, डिस्कशन करना आदि इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। जो सिंक्रोनस होती है, सिंक्रोनस में आपके इसके अंतर्गत इंटरनेट, दृश्य सम्मेलन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आदि का उपयोग किया जाता है। नाउ अब हमने ई लर्निंग के बारे में इतना कुछ पढ़ा, अब हम इसकी कुछ कमियों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 कोई नियंत्रण नहीं। आपको पता है ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अगर हम नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अधिगम करते हैं तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में इंटरेक्शन रहती है और हमारे ऊपर अध्यापक का नियंत्रण रहता है। बट ऑनलाइन लर्निंग में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। लर्निंग अप्रोच क्या होती है कि लर्निंग अप्रोच अगर हम नियमित रेगुलर रूप से किसी भी स्कूल में लर्निंग करते हैं या टीचिंग करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हम क्या करते हैं, वो हम हमारी आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन होती है, विचार विमर्श होता है, आपस में हम बातचीत करते हैं। लेकिन
जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें हमारा क्या होता है, हम एक ही दिशा में सोचते हैं और दूसरी दिशा के बारे में सोचते नहीं। अपने व्यूज़ है वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों को बताने का आपस में बातचीत, ग्रुप डिस्कशन वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं हो पाता है। नंबर 3, विकलांगों के लिए उपयोगी नहीं। जी, जो हमारे विकलांग विद्यार्थी होते हैं जैसे गूंगे, बहरे, अंधे, ये इसके लिए यूज़फुल नहीं है। 9, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। ये पूरी मतलब जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग होती है ये पूरी तकनीकी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम कोई भी कभी भी हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो हमें इसी तकनीकी का ईमेल, इंटरनेट, इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अगर बाय द वे अगर जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उस समय कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक सबसे बड़ी कमी है। और नेक्स्ट है आपका क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम जैसा, मतलब ये ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू हम जो पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, वो स्कूल क्लासरूम जैसा नहीं होता है। मतलब कि लर्निंग इन्वायरमेंटल हमें नहीं मिल पाता है स्कूल क्लासरूम जैसा। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू हम जो हमारे इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, सरल विषय होते हैं, वो तो हम आसानी से सीख जाते हैं। बट जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें समझना और उसके बाद उनका प्रैक्टिकल करना, वैसे उन विषयों में हमें कठिनाई महसूस होती है। धन्यवाद।